इसके पहले की कक्षाओं में हमने पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा पे बातचीत किए थे। अब हम लोग पारंपरिक यानी जिसे प्रायः पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक यानी कि दूसरे शब्दों में जिसे प्रायः नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण कहा जाता है। हम इस कक्षा के माध्यम से जो नवीनीकरण ऊर्जा है उस पे हम लोग बात करेंगे, उसकी जो भी प्रॉपर्टी या फीचर है उस पे बात करेंगे कि यह किस सिद्धांत पे काम करता है। यह कक्षा और पिछली कक्षा आपस में दोनों को रिलेट जिसे प्रायः सहसंबंध कहा जाता है से आश्रित है, यानी कि कोशिश करें कि इस कक्षा को देखने से पहले इसके पहले की कक्षाओं को निश्चित रूप से देखें। हम लोग पहले बात करेंगे वाइंड एनर्जी जिसे प्रायः पवन ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। पवन ऊर्जा देखा जाए तो अक्सर समुद्री इलाकों में जहाँ पे हवा अधिक मात्रा में बहता हो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब पवन चक्कियाँ लगी होती हैं। उन पवन चक्कियों पे जब हवा यानी कि जब हवा उन पवन चक्कियों पे टकराता है तो उनकी जो पंखी है वह दोलना शुरू कर देती हैं। पंखी जब दोलना शुरू कर देती हैं तो जो उसमें मोटर लगे होते हैं या जो भी जिससे प्रायः टरबाइन लगा होता उस हवा में की वजह से जो भी गति है उसके वजह से बिजली उत्पन्न होना शुरू होता है, या आसान शब्दों में कहा जाए कि पवन ऊर्जा के माध्यम से प्रायः जो भी यांत्रिक शक्ति या बिजली उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। पवन चक्की के माध्यम से प्रायः देखा जाए तो जो भी टरबाइन है वह काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि जो भी गति ऊर्जा है उसको वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती। इस बात को याद करेंगे कि पवन चक्कियों के माध्यम से जो भी गति ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती, यानी कि जो भी हवा की गति है उसको रूपांतरण करके विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती, उसे हम पवन ऊर्जा या वाइंड एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अब पवन चक्की के बारे में हम कुछ जानेंगे कि पवन चक्की के माध्यम से देखा जाए तो उसपे जो शाफ्ट पे लगे पाल के माध्यम से हवा की ऊर्जा का दोहन करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि जो भी डिवाइड है उसपे तो एनर्जी हवा टकरा रही तो उसे घूमता है, यानी कि प्रायः आप लोगों ने देखा होगा कि सबके घर में जो टेबल फैन है यार हवा खूब तेजी से बह रहा है तो उसको अगर हम हवा में रख दे रहे हैं तो जो भी उसकी पंखियां हैं वह घूमना शुरू कर देती हैं, यानी कि वह घूमना शुरू कर देती हैं जिसके माध्यम से हवा का तो दोहन होना शुरू हो गया। जब गति उत्पन्न हो रही है तो उस गति के माध्यम से हम कुछ यंत्रों का प्रयोग करते हैं जिसे प्रायः शाफ्ट कहा जाता है, उसको लगा के उस गति ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने का प्रयास करते हैं या रूपांतरण करते हैं। यह तो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाए उसके बारे में हम चर्चा किए हैं। अब इसके बारे में हम यह जानेंगे कि प्रायः देखा जाए तो अपति पवन ऊर्जा का आशय है कि फिश ऑफ हाउस वाइन पावर, यानी कि इसका आशय है कि अपति पवन ऊर्जा उससे कहते हैं कि प्रायः समुद्र के किनारे देखा जाए तो इस प्रकार के पवन चक्कियों का निर्माण किया जाता है क्योंकि वहाँ पे हवा यानी कि हवा अधिक मात्रा में बहता और कोई हवा का अवरोधक नहीं होता। इसके वजह से बिजली यानी कि हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होती है भूमि की तुलना में, यानी कि मैदानी इलाकों में अगर हम पवन चक्की लगा रहे हैं तो ऊर्जा यानी कि जो प्राथमिक स्रोत है पवन चक्की के लिए वह क्या है, हवा है। हवा हमें प्रॉपर रूप से प्राप्त नहीं होगा जिसके कारण हमें जो बिजली है वह अच्छे मात्रा यानी कि अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इसलिए प्रायः या अधिकांश देखा जाए तो पवन चक्कियों की स्थापना और पति फार्म यानी कि समुद्री इलाकों में स्थापित किया जाता है।
और इन पवन चक्कियों को चलाने के बाद अगर इन पवन चक्कियों में अगर किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो शीतलक उसे कहते हैं कि जो भी पवन चक्की है उसके तापमान को नियंत्रण करने के लिए प्रायः शीतलक के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है। इसको और आसान भाषा में समझा जाए तो शीतलक का वही काम होता है, जैसे सभी व्यक्ति कभी ना कभी दमकल्ला इंजन जिसे प्रायः पंप सेट कहा जाता है देखे होंगे कि वह पानी यानी पानी खेतों की सिंचाई करने के लिए उपयोग में किया जाता है। लेकिन उसमें दो पाइप रहते हैं, एक तो पाइप जो बोर के माध्यम से वो पानी खींच के तो पुनः बाहर मोतिया इंच पाइप रहते हैं, 3 या 4 इंचों का रहता है जो पानी फेंकता है। एक पतला सा पानी रहता है जिसे प्रायः बोलचाल की भाषा में जर्ती का पानी कहा जाता है। वह पानी देखा जाए तो इंजन के माध्यम से वह अंदर प्रवेश करके पुनः बाहर निकल जाए तो उस पाइप का या उस पानी का वही उपयोग होता है कि किसी भी प्रकार से इंजन अगर बार बार चला तो ओवर हीटिंग होने के बाद उसमें ब्लास्ट होने की संभावना होगी, तो इसलिए उसके तापमान को नियंत्रण रखने के लिए उस जल का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से पवन चक्कियों की जो भी इंजन है या पवन चक्की के जो अंदर की प्रक्रिया है उसके तापमान को नियंत्रित रखने के लिए प्रायः जल का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से ठीक जो भी नाभ की रिएक्शन है उसमें अगर शीतलक के रूप में जल का प्रयोग किया जाता तो अभी वहाँ पे वही काम करती हैं। यानी कि अपति पवन ऊर्जा उससे कह रहे हैं कि पवन चक्की को लगाने के लिए प्रायः समुद्री क्षेत्र या यानी कि पर्वत के क्षेत्रों में पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं और मैदानी इलाकों के सापेक्ष वहाँ पे आसानी से हमें हवा प्राप्त होती है। हम बात करेंगे पवन ऊर्जा में रुक रुक कर यानी कि इंटरमीडिएटली इन दी वाइंड एनर्जी। इसका कहने का आशय है कि हवा हमें एक बराबर तो प्राप्त होगा नहीं, यानी कि हवा जब रुक रुक के बहेगी तो जो भी पवन ऊर्जा या पवन चक्की के माध्यम से बिजली प्राप्त हो रही तो वह भी रुक रुक के प्राप्त होगी। यानी कि जो भी ऊर्जा प्राप्त हो रही तो उसका एक सीक्वेंस या फ्लो नहीं होगा। और चूंकि हवा की गति है वह भी निरंतर परिवर्तित होती रहती है तो यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि एक निश्चित समय सीमा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। इसी को इंटर इसी को इंटरमीडिएंसी इन वाइंड एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है या इसे पवन ऊर्जा में रुक रुक कर कहा जाता है। पुनः एक बार देखेंगे कि इंटर इन इंटरमीडिएंसी वाइंड एनर्जी या पवन ऊर्जा रुक रुक के प्राप्त होना। हवा की गति प्रायः कम धीमा अधिक होती जिसके वजह से जो भी पवन चक्की लगी है उसको जब प्राथमिक यानी कि कच्चा ईंधन के रूप में हवा प्राप्त हो रही वह भी रुक रुक के कभी धीमा कभी तेज प्राप्त हो रही है तो एक निश्चित समय में यह अनुमान लगाना और सुविधा हो जाती है। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि हमें कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी। यह तो हम पवन ऊर्जा के बारे में बात किए कि पवन ऊर्जा से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, वायुमंडल में किसी भी प्रकार की गैस या तापमान में वृद्धि नहीं होगा और इसके साथ साथ हमने इसको नवीनकरण ऊर्जा के रूप में भी जाना कि इस ऊर्जा का प्रयोग करेंगे और यह कभी भी समाप्त होने वाली ऊर्जाएं नहीं है। इसमें एक बार लागत यानी कि प्रारंभिक लागत अधिक लगती है लेकिन उसके बाद रख रखाव के जरिए लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। यह तो हम इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब उसके हम निगेटिव इफेक्ट ऑफ वाइंड एनर्जी यानी कि जो भी पवन चक्कियाँ या पवन ऊर्जा है उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव है उसके बारे में हम जानेंगे। हम यहाँ पे अब जानेंगे कि जो भी पवन चक्की का प्रयोग हम करें उसका वायुमंडल पे या इन्वायरमेंट पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसके बारे में एक बार देखेंगे। तो सबसे नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाए तो जो भी पवन चक्की या पवन टरबाइन हम लगाए हुए हैं तो उसमें जो भी पंख लगा हुआ है घूमने के लिए जो हवा जिससे घुमाती है
उन पंखों से प्रायः बहुत से पक्षी टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी असामयिक मौत हो जाती है, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए जो इकोसिस्टम है उसको प्रभावित कर रहा है। यानी कि पक्षियों या चमगादड़ घायल हो सकते हैं, यानी कि इन पवनचक्कियों के माध्यम से जो भी इन्वायरमेंट में पंछी हैं उन चक्कियों से टकराकर वह घायल या मर जाते हैं। और इसके बाद देखा जाए तो उनकी जो भी प्रजातियां उसमें वह गिरावट आना शुरू हो जाती हैं। दूसरी नकारात्मक कमी है कि पवन ऊर्जा के माध्यम से जो भी हमें विद्युत प्राप्त होता है उसका एग्जैक्ट मूल्यांकन नहीं कर सकते कि कितने समय में पवन ऊर्जा के दौरान कितनी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। यह पवन ऊर्जा से संबंधित विभिन्न मुख्य कंसेप्ट थे। पवन ऊर्जा पुनः गैर नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षाओं में हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।